जोहार साथियों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि पिछले 1 मार्च को कि हम लोगों के कोर्ट रूम में आखिर क्या हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों की 1 तारीख को सुनवाई होनी थी और ये पहला हियरिंग था साथियों। इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको तमाम अपडेट दे चुका हूं कि हमारी केस एडमिट हो चुकी है, नोटिस इशू कर दिया गया है, नोटिस तमाम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। इन तमाम जानकारियों को मैं पूर्व के वीडियो में आप लोगों के समक्ष साझा कर चुका हूं। साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 1 मार्च को जो हमारी सुनवाई होने वाली थी, आखिर कोर्ट रूम में क्या हुआ। सरकार के वकील भी जाके अपीयर हुए और हमारे सीटेड भाइयों की तरफ से भी जो वकील रखे गए थे वो भी अपीयर हुए। दोनों अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा और साथ ही साथ हमारे अधिवक्ता जेटेड पास के तरफ से भी जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी अपनी सारी पक्षों को रखा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि सरकार की ओर से जो वकील रखे गए थे, जो वकील आए अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि ये तो हम पार्टी ही नहीं थे उस केस में, तो अभी हम लोग कैसे पार्टी बन गए। यानी कि हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था सीटेट वर्सेस झारखंड सरकार, उस वक्त हम लोग उसमें पार्टी नहीं थे साथियों। और अभी अचानक से हम लोग एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जेटेड पास अभ्यर्थी परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार इसमें पार्टी बन गया। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं साथियों कि अनुच्छेद 136 में ये साफ साफ वर्णित है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी चीफ जस्टिस के या हाईकोर्ट के जजमेंट से अगर वो एग्रीमेंट होते हैं, अगर उनका कुछ नुकसान होता है या उनके हित का कहीं हनन होता है, तो हम लोग उस अनुच्छेद के तहत हम लोग एसएलपी दायर कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का एसएलपी एक्सेप्ट कर लिया गया है और साथ ही साथ नोटिस इशू कर दिया गया और 1 मार्च को हम लोगों की सुनवाई हुई। और सीटेट के पक्ष की तरफ से मीनाक्षी मैम ने अपना पक्ष रखा और हमारे जेटेट के तरफ से हमारे गोपाल शंकर नारायण सर ने सारी बातों को रखने का काम किया। साथियों, इसमें सीधी सीधी बात है, अगर आप कोई भी छोटा से छोटा केस होता है, अगर छोटे से छोटे बात करें, अगर एसडीओ लेवल पे कोई सुनवाई होती है या आपका डीसी की ओर से कोई सुनवाई होती है या निचली अदालत में कोई सुनवाई होती है, अगर जिसको भी नोटिस जाता है या जिनको बुलावा आता है, आप हेमंत सोरेन सर के मैटर में भी आप देख लेंगे लीगली तौर पे ईडी का लगातार नोटिस पे नोटिस इशू आ रहा था। तो इसमें वक्त देना ये एक कानूनन प्रोसेस है जो कि वक्त मांगा जाता है और वक्त उनको दिया जाता है। इसीलिए 4 हफ्ते का समय मांगा है सरकार ने, सरकार के अधिवक्ताओं ने कि मुझे 4 हफ्ता का समय चाहिए, 4 हफ्ते में मैं अपना जवाब दाखिल करूंगा जो भी हमारी ओर से एसएलपी दायर की गई है। साथियों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे सर ने हाथों हाथ उस समय गोपाल सर ने आप सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब में, बहुत सारे यूट्यूब में भी उसका वीडियो चलाया गया है और मैं भी मीटिंग में इन तमाम वीडियो को चलाने का काम करूंगा और आप लोगों को भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी वो वीडियो किसी तरह हम प्रोवाइड करा सके। लीगली तौर पे क्या है, इन चीज़ों को मैं अभी विस्तार से समझ नहीं पाया हूं साथियों, इसलिए मैं अपने इस चैनल पे उस वीडियो को टेलीकास्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं खुद न्यायालय के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर था साथियों। मैंने प्रत्यक्ष रूप से सारी गतिविधियों को, सारी वार्ता को, सारी डिस्कशन को मैंने खुद अपने आंखों से देखने का काम किया साथियों। वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हुई उस बात को पूरी लीगली तौर पे होती है। कोई भी साथी ऐसे कह दें कि ये हो गया या वो हो गया, कोई झूठ और कोई बरगलाने वाली बातें नहीं चल सकती है। जो भी न्यायालय में होती है, प्रस्तुत होती है, सारी चीज़ें बिल्कुल तथ्यात्मक बातें होती है और जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तब तक वहाँ पे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि नोटिस इशू होने के बाद, नोटिस इशू होता है तो उस नोटिस को एक और प्रोसीजर है, दस्ती नोटिस उसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दस्ती नोटिस के हाथों हाथ नोटिस रिसीव कराना। हम लोगों ने हाथों हाथ नोटिस रिसीव कराने का काम किया साथियों। जो लोग इसमें रेस्पोंडेंट पार्टी बनाए गए थे उनको हम लोगों ने नोटिस को इशू कराने का काम किया। नोटिस इशू कराने के बाद साथियों, आप लोगों को पता है कि नोटिस इशू हो गया, नोटिस रिसीव भी करा दिया गया। इस वजह से वो लोग भी अपीयर हो पाए और बहुत समय कम बचा था। लगभग 22 या 24 तारीख को उन लोगों को नोटिस इशू हुआ साथियों। 2, 4, 5 दिनों में इतने बड़े केस की तैयारियां नहीं की जा सकती थी। इस वजह से सरकार की ओर से वक्त मांगा गया कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं तमाम चीज़ों को अध्ययन करके मैं आप लोगों को काउंटर फाइल कर सकूं या आप लोगों को जवाब दे सकूं, सर्वोच्च न्यायालय में वो जवाब प्रस्तुत कर सके। हमारे अधिवक्ता सर ने डायरेक्ट स्पष्ट बातों में कहा, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है कि आप लोग केवल और केवल एक डेट फिक्स कीजिए, केवल और केवल एक डेट फिक्स कर दीजिए आप लोग, जिससे कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। अगर हमारे अधिवक्ता केवल ये विचार था कि बहुत लंबा सारी चीज़ें नहीं जाए,
बहुत लंबा जाने के बाद एग्ज़ाम भी आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द होने वाली है, सरकार के पास वक्त भी कम है और हम लोगों का भी बहुत अधिक वक्त ज़ाया हो चुका है साथियों। पिछले 6-7 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं हम लोग। आप लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर जितनी लंबी प्रोसेस चलेगी, जितना लंबा टाइम टेकिंग होगा, उतना ही हम लोगों के लिए चीज़ें अनुकूल होते चले जाएगी। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है और बहुत शॉर्ट इंटरवल में हम लोग इन सारी चीज़ों को समाप्त करना चाहते हैं। हमारे अधिवक्ता सर ने इन सारी बातों को सुनने के उपरांत सीधी-सीधी न्यायालय में बात को रखने का काम किया कि जैसे ही सरकारी वकील की ओर से या रिस्पोंडेंट पार्टी की ओर से सीटेड अभ्यर्थियों की ओर से जो वकील मीनाक्षी मैम ने अपनी बातों को रखा, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप लोग काउंटर फाइल कीजिएगा और काउंटर फाइल करने के बाद एक न्यायालय का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिजवेंडर फाइल करना पड़ता है। मैं रिजवेंडर फाइलिंग करने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। रिजवेंडर फाइल करने के लिए केवल 1 डे का हम लोग समय लेंगे या 2 दिन का समय लेंगे और रिजवेंडर हम लोग फाइल कर देंगे। और साथ ही साथ मैं इस बहस में इन सारी चीज़ों के लिए आप एक डेट फिक्स कीजिए। इतना लंबा ले जाने का या इतना समय हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी होली में न्यायालय की छुट्टी भी हो जाएगी। कोर्ट का एक छुट्टी हो जाता है होली के समय में, फिर उस समय भी कुछ दिनें हम लोगों का बीत जाएगा। तो हम लोगों का एक डेट फिक्स किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय ने आप जाके सरकार के अधिवक्ताओं को 4 हफ्ते का वक्त दिया और साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि एक डेट फिक्स कीजिए। हमारे अधिवक्ता सर ने कहा केवल 5 मिनट हम लोगों को पूरी चीज़ों को बहस करने का समय चाहिए, ताकि तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों के समक्ष हम लोग रख सके। चूँकि बहस अभी हो नहीं सकती जब तक उनके तरफ से जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब देने के बाद जब तक रिजवेंडर फाइल नहीं करेंगे, रिजवेंडर फाइल करने के बाद ही सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष होगी। और ये बहुत ही मतलब आसान प्रोसेस नहीं होता है। सारी चीज़ें जो है एक-एक बातों को लीगली तौर पे रखना, इसलिए आप लोग विचलित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये इन सारी चीज़ों को आप लीगली समझने का काम कीजिए साथियों। इसलिए आप लोग चिंतित ना हों, घबराएं नहीं, आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 6th जेपीएससी में भी लगभग 4 से 5 दिन तक हेयरिंग चला साथियों। इसलिए ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि कितने दिन हेयरिंग चलेगी और क्या एक ही हेयरिंग में हो सकता है कि 1 घंटे में सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, हो सकता है कि निरंतर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार लगते रहे। इसलिए इस बार भी बहुत सारे नए अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे नए साथियों ने हम लोगों को भी बहुत अटूट विश्वास दिखाया और हम लोगों का सहयोग किया। उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जो भी लोगों को लगता है परिमल कुमार के साथ जुड़ना चाहिए, जिन लोगों को लगता है कि आप लोगों का भी नाम केस में टैग होना चाहिए, तो आप लोग पूर्व के वीडियो में तमाम डिटेल दिए गए हैं। आप उस वीडियो में देख के आप लोग निश्चित तौर पे उस नंबर पे संपर्क करके हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसमें ऐड कर दिया जाए। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसेस चल रही है, जो भी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, उस प्रक्रिया में अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, आप पार्टी बनना चाहते हैं, आप पिटिशनर बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उन लोगों संपर्क करें। हमारे जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं या हमारे जो भी प्रदेश इकाई के पदाधिकारी हैं या हम लोगों के जो भी करीबी मित्रगण हैं, जिनको भी आप लोग जानते हैं, उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप लोग उस ग्रुप में जा सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको वहां से भी तमाम तथ्य मिलने का काम हो जाएंगे साथियों, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों का जो भी सवाल होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि पूर्व के वीडियो में भी निरंतर नकारात्मक बातें कमेंट सेक्शन में किए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं या आप शिक्षक बनने की सारी अहर्ता रखते हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स ना करें या कमेंट ना करें जिससे कि आपको ये पता चले कि कम से कम जो लोग पढ़ रहे होंगे या जिसके गार्जियन पढ़ रहे होंगे या बहुत सारे के फैमिली मेंबर पढ़ रहे होंगे या बहुत सारे अधिकारी देख रहे होंगे, उन लोगों को क्या लगेगा, क्या मैसेज जाएगा कि कैसे लोग हैं, कैसे शिक्षक बनने वाले लोग हैं जिन्हें शिक्षक बनने की सारी अहर्ता है, लेकिन एक मैसेज कैसे किया जाता है, इनकी जानकारियां आप लोगों को न है। मैं अब आप लोगों से मैं बस क्षमा चाहूँगा कि अगर हमारे माध्यम से किसी प्रकार की कुछ त्रुटि होती है या किसी प्रकार से आप लोगों को आहत होती है, तो मैं आप लोग सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों को हम अगला वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत इतने अधिक से अधिक लोग परेशान हैं कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के लिए कंप्लीट एक वीडियो रहेगा, जिसमें तमाम चीज़ें बारीकी से बताई जाएगी। आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें और विचलित ना हो और कहीं भटके नहीं। सारी चीज़ें अधिवक्ताओं से राय मशवरा लेने के बाद
कर्मबद्ध कर्म तरीके से हम लोग चल रहे हैं। इसलिए आप लोग बने रहें और जिस तरह आप लोग का विश्वास और अटूट प्यार है मुझ पर है, उसी तरह बनाए रखें और हमारे टीम पर। इसीलिए आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।